नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पीएसपी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। पिछले वीडियो में अपन मेवाड़ के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे और मेवाड़ के एक प्रमुख व्यक्तित्व या यूँ कहें राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक महाराणा कुंभा के विषय में अपन ने चर्चा की थी। पिछले वीडियो में अपन ने बात कर ली थी कि महाराणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदा द्वारा कर दी गई थी और 1468 से 73 तक शासक रहे थे उदा, लेकिन 73 में मेवाड़ी सरदारों द्वारा इनको पद से हटा दिया गया और इनके स्थान पर छोटे पुत्र रायमल को शासक बनाया गया। तो आगे बढ़ते हैं अपन मेवाड़ के इतिहास में, और जो नेक्स्ट शासक हैं वो बने हैं रायमल। 1473 से 1509 ईस्वी तक शासक बने हैं रायमल, जो कुंभा के छोटे पुत्र थे। उदा को गद्दी से हटाया गया और रायमल को शासक बनाया गया। रायमल का अपन एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1453 में एक संधि के विषय में पढ़ा था अपन ने। 1453 में एक संधि हुई थी, आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि। इस संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का तो निर्धारण हुआ ही था, लेकिन इस संधि के तहत रायमल का विवाह श्रृंगार देवी के साथ हुआ था। रायमल का विवाह श्रृंगार देवी के साथ। ये श्रृंगार देवी कौन थी? तो ये जोधा की पुत्री थी। ये मारवाड़ के शासक राव जोधा की पुत्री थी। ये मारवाड़ के शासक राव जोधा की पुत्री थी। तो बात कर रहे हैं अपन मेवाड़ के इतिहास से संबंधित। तो रायमल 1473 से 1509 तक शासक बने हैं। 1415 में संधि हुई है, आवल बावल की संधि। इस संधि के तहत रायमल का विवाह श्रृंगार देवी के साथ हुआ है और ये श्रृंगार देवी राव जोधा की पुत्री थी। इसके अलावा बात करें कि रायमल के समय और क्या क्या हुआ है। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि श्रृंगार देवी द्वारा चित्तौड़ में धोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया गया। हमें याद रखना है कि श्रृंगार देवी द्वारा चित्तौड़ में धोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया गया। यही हम बात करें तो एक शिलालेख लगा हुआ है। कौन सा शिलालेख? धोसुंडी का शिलालेख। धोसुंडी शिलालेख लगा हुआ है। इस शिलालेख से हमें दूसरी शताब्दी में भागवत धर्म कह दो या वैष्णव धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए, रायमल का विवाह श्रृंगार देवी के साथ हुआ, जो राव जोधा की पुत्री थी। ये श्रृंगार देवी, इनके द्वारा चित्तौड़ में धोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया गया और यहीं पर एक शिलालेख है, धोसुंडी शिलालेख चित्तौड़ में। इस शिलालेख से हमें दूसरी शताब्दी के भागवत धर्म या वैष्णव धर्म की सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई थी। इसके अलावा हम रायमल की बात करें कि रायमल द्वारा क्या करवाया गया, तो रायमल द्वारा एक तो अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया। किसके द्वारा करवाया गया? ये रायमल के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा रायमल ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए राम, शंकर और समया संकट
तालाबों का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? समया संकट तालाबों का निर्माण करवाया गया। ध्यान रखना कि रायमल द्वारा अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया और कृषि को बढ़ावा देने के लिए राम शंकर और समया संकट तालाबों का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया। इनकी पत्नी श्रृंगार देवी द्वारा दोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया गया। यहीं एक दोसुंडी शिलालेख लगा हुआ है जिससे हमें भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। मुख्य रूप से यहाँ कौन से मंदिर का? अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया है। आगे बढ़ते हैं अपन रायमल। रायमल के बाद इसके 3 बेटे हुए। रायमल 1473 से 1509 ईस्वी तक। अब रायमल के वैसे तो 4 बेटे थे, लेकिन मुख्य रूप से अपन 3 ही पुत्रों की बात करते हैं। सबसे जो बड़ा बेटा था ये था पृथ्वीराज सिसोदिया। दूसरा जयमल। तीसरा महाराणा या अपन बात करें संग्राम सिंह। संग्राम सिंह प्रथम, या फिर इसको इतिहास में किस नाम से जाना गया? संगा के नाम से जाना गया। तो देखिए रायमल के 3 संतान मुख्य रूप से पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और संग्राम सिंह प्रथम। इसके अलावा अपन बात करें इनकी एक पुत्री थी आनंदाबाई। इनका विवाह हुआ है सिरोही, और सिरोही का शासक था जगमाल देवड़ा। देवड़ा वंश के जगमाल देवड़ा के साथ, क्योंकि इनका भी इतिहास में अपन रोल देखेंगे क्या रहा। तो रायमल के 3 बेटे पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और संग्राम सिंह प्रथम, जिसे इतिहास में किस नाम से? संगा के नाम से जाना गया। इनकी एक पुत्री आनंदाबाई का विवाह सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा के साथ हुआ। बात करते हैं हम पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में क्या कहा जाता है कि इन्हें उड़ना राजकुमार कहा गया है। पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये तेज धावक थे। ये इतनी तेज दौड़ते थे कि यूँ प्रतीक होते थे कि ये उड़ रहे हैं, तो इसलिए इन्हें इतिहास में किस नाम से जाना गया? उड़ना राजकुमार के नाम से जाना गया। बात करें इनका विवाह किसके साथ हुआ? इनका विवाह टोडा की राजकुमारी तारा सोलंकी के साथ हुआ। ध्यान रखना कि पृथ्वीराज सिसोदिया को इतिहास में उड़ना राजकुमार, तेज धावक होने की वजह से इनका विवाह टोडा की राजकुमारी तारा सोलंकी के साथ हुआ। तो देखिए इनके साथ क्या हुआ कि एक बार ये पृथ्वीराज सिसोदिया अपनी पत्नी के साथ अजमेर भ्रमण पर गए हुए थे। अजमेर भ्रमण पर गए तो वहाँ इनके द्वारा जो उस समय गढ़बीटली दुर्ग था या अजय मेरू दुर्ग था, उसकी दुर्दशा को देखकर इनकी पत्नी तारा द्वारा इनको कहा गया कि इसका जीर्णोद्धार करवा दीजिए। तो पृथ्वीराज सिसोदिया द्वारा तारागढ़ के दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया गया और उसका नाम परिवर्तित करके अपनी पत्नी के नाम पर तारागढ़ रख दिया। तो देखिए बात करते हैं कि पृथ्वीराज सिसोदिया ने क्या करवाया? तारागढ़ दुर्ग की, या हम यूँ कहें अजय मेरू दुर्ग की, अजय मेरू दुर्ग की मरम्मत करवाई। इनके द्वारा क्या किया गया? अजय मेरू दुर्ग की मरम्मत करवाई गई। तो इसका नाम परिवर्तित करके अजय मेरू दुर्ग का क्या कर दिया? नाम परिवर्तन कर दिया, और नाम परिवर्तित करके इसका नाम रख दिया तारागढ़। इसका नाम क्या रख दिया? तारागढ़ नाम रख दिया। तो ध्यान रखना, इस प्रकार अजमेर का किला, इसका क्या नाम पड़ा? जो अजमेर में अजय मेरू दुर्ग है, इसका क्या नाम पड़ा? तारागढ़ नाम पड़ा। किसकी वजह से? तारा की वजह से।
इसके अलावा हम एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि राजस्थान में आरपीएससी भवन कहाँ है। तो हमें पता होता है कि राजस्थान में आरपीएससी भवन अजमेर में है, लेकिन उसके बारे में पूछ लिया था कि घाटी का क्या नाम है। तो ध्यान रखना, उस घाटी का नाम घुंगरा घाटी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ इस तारा का क्या गिर गया था? घुंघरू गिर गया था। तो इसको क्या नाम दिया गया? घुंघरू घाटी नाम दिया गया, घुंघरू घाटी नाम दिया गया। और यहाँ पर कौन सा भवन है? राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पर कौन सा भवन है? आरपीएससी भवन है। तो ये तो बात हुई पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार, विवाह टोडा की राजकुमारी तारा के साथ, और इनके द्वारा अजय मेरू दुर्ग की मरम्मत करवाई गई और इस दुर्ग का नाम बदलकर तारागढ़ कर दिया अपनी पत्नी के। और आरपीएससी भवन कहाँ पर है? आरपीएससी भवन है घुंगरा घाटी अजमेर में। अब हम बात करें कि सबसे बड़ा बेटा पृथ्वीराज सिसोदिया था, लेकिन इतिहास के जब पन्ने उलटते हैं तो हम देखते हैं कि शासक बने हैं महाराणा सांगा या संग्राम सिंह। तो इसके पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे की एक कहानी यह है कि एक भविष्यवाणी जो एक चारण महिला के द्वारा की गई थी, इससे पहले एक व्यक्ति के द्वारा और कर दी गई थी कि अगला मेवाड़ का शासक महाराणा सांगा बनेगा। या यूँ कहें कि ये तीनों भाई चारण महिला के पास पहुँचे जो भविष्यवाणी करती थी। जब ये चारण महिला के पास पहुँचे तो चारण महिला ने इन तीनों की हस्तरेखाएं देखी और उसने भविष्यवाणी की कि मेवाड़ का जो अगला शासक बनेगा वो संग्राम सिंह बनेगा या महाराणा सांगा बनेंगे। ये बात सुनकर तीनों भाई गुस्सा हो जाते हैं, तीनों भाई गुस्सा हो जाते हैं और संग्राम सिंह के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। संग्राम सिंह वहाँ से भागकर निकलते हैं, भाइयों के प्रहार से बचकर निकलते हैं। तो ये कहानी तो अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे संग्राम सिंह में। अब क्या हुआ कि ये तो यहाँ से बचकर निकल गए। अब पीछे बचे कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल। इनके साथ क्या हुआ? तो इनके साथ क्या हुआ कि यो कहा जाता है कि पृथ्वीराज सिसोदिया को इस जगमाल देवड़ा द्वारा जहर दिया गया। ध्यान रखना, पृथ्वीराज सिसोदिया को क्या कर दिया? जगमाल देवड़ा द्वारा जहर की गोली, जगमाल देवड़ा द्वारा जहर की गोली दे दी गई, या कुछ इतिहासकारियों कहते हैं कि गलती से क्या दे दिया? जहर दे दिया। तो जहर दिए जाने के कारण पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु हो गई। ये जयमल सोलंकियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया। पृथ्वीराज के ससुराल गया था, वहाँ किसी बात पर बहस हो गई और सोलंकियों ने इसकी हत्या कर दी। सोलंकियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया। ध्यान रखना कि जयमल क्या था? सोलंकियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया। तो अब पीछे कौन बचे? संग्राम सिंह, या जो इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुए? महाराणा सांगा के नाम से। तो 1509 में महाराणा सांगा शासक बनते हैं और 1528 तक एक नया इतिहास लिखकर जाते हैं मेवाड़ का। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं अपन महाराणा सांगा के बारे में। तो देखिए, बात करें हम किसकी? संग्राम सिंह प्रथम। बात करते हैं किसकी? संग्राम सिंह प्रथम, जो इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुए? संग्राम सिंह प्रथम, या इन्हें क्या कहा जाता है? महाराणा सांगा। कब से कब तक? 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक शासक कौन बने? महाराणा सांगा, या जिन्हें किस नाम से जाना गया है इतिहास में? संग्राम सिंह के नाम से जाना गया है। तो देखो क्या हुआ कि चारण महिला की भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई और ये शासक बने। लेकिन इससे पहले का जो घटनाक्रम है उसकी अपन बात करें कि महाराणा सांगा पर जब भविष्यवाणी की गई तो भाइयों ने प्रहार कर दिया और सांगा की एक आंख फोड़ दी। सांगा वहां से भाइयों के प्रहार से बचकर पहुंचते हैं सेवत्री गांव में। सेवत्री गांव में, और यहाँ एक मंदिर में शरण लेते हैं। ध्यान रखना कि महाराणा सांगा पर जब उनके भाइयों द्वारा आक्रमण कर दिया गया तो उनकी एक आंख फूट जाती है और भाइयों के प्रहार से बचकर सेवत्री गांव में शरण लेते हैं। अब यहाँ पर इनकी रक्षा किसके द्वारा? बिदा जैतमालोत द्वारा की जाती है। और बिदा जैतमालोत क्या हो जाता है? लड़ता हुआ मारा जाता है, लड़ता हुआ मारा जाता है। तो सेवत्री गांव के रूपनारायण मंदिर में
सेवत्री गांव के रूपनारायण मंदिर में। भाइयों के प्रहार से बचकर सांगा सेवत्री गांव में रूपनारायण मंदिर में शरण लेते हैं, जहां बीदा जैतमालोत इनकी रक्षा करते हुए मारा जाता है। यहां से सांगा पहुंचते हैं श्रीनगर, जिसे वर्तमान में कहा गया है अजमेर। यहां से सांगा कहां पहुंचे? अजमेर पहुंचे, और अजमेर में एक साधारण मनुष्य के रूप में जीवन यापन करते हैं। अजमेर के शासक उस समय होता है करमचंद, और करमचंद के पास ये अजमेर का शासक होता है करमचंद। इस करमचंद के पास एक साधारण मनुष्य के रूप में ये जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। ध्यान रखना कि इस करमचंद के पास क्या है? एक साधारण मनुष्य के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि एक वृक्ष की छाया के नीचे ये सोए हुए रहते हैं, और इनके पत्तों के बीच में से छनकर इनके चेहरे पर धूप आती है। जब ये सोए रहते हैं उस समय क्या होता है? एक सांप द्वारा अपने फन से उस धूप को रोका जाता है और इनके चेहरे पर छाया की जाती है। यह घटना कोई व्यक्ति देखता है और वो इसकी जानकारी करमचंद को देता है। करमचंद तुरंत इन्हें अपने यहाँ बुलाते हैं और इनके बारे में पूछते हैं कि वास्तव में आप कौन हैं। तब इनके द्वारा बताया जाता है कि मैं संग्राम सिंह हूँ और ऐसे भाइयों के प्रहार से बचकर यहाँ पर पहुँचा हूँ। करमचंद इनको ससम्मान यहाँ पर अपने यहाँ रखते हैं। तो जीवन के कुछ पल इन्होंने कहाँ बिताए? अजमेर में करमचंद के पास बिताए। कुछ समय बाद दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई और मेवाड़ के शासकों द्वारा या मेवाड़ के जो भी सूबेदार थे उनके द्वारा इनको तलाश शुरू की गई। फिर इनकी तलाश पूरी हुई अजमेर आकर, और संग्राम सिंह को मेवाड़ का क्या बनाया गया? शासक बनाया गया। संग्राम सिंह ने शासक बनने के बाद इस करमचंद को, ध्यान रखना, रावत की उपाधि दी। इस करमचंद को रावत की उपाधि दी। ध्यान रखना कि करमचंद को किसकी उपाधि दी है? रावत की उपाधि दी है। किसके द्वारा दी गई है? संग्राम सिंह द्वारा। तो ये तो थी सांगा के शासक बनने की कहानी। अब इसमें थोड़ी सी अपन बात करें कि जो सांगा का फिर राज्याभिषेक हुआ है, सांगा का राज्य अभिषेक हुआ है वो 24 मई 1509 ईस्वी में। सांगा का जो राज्य अभिषेक हुआ है वो कब हुआ है? वो 24 मई 1509 ईस्वी को हुआ है। क्योंकि समय इसलिए लग गया क्योंकि भाइयों के प्रहार से बचकर ये कहाँ पहुँच गए थे? अजमेर पहुँच गए थे। अजमेर में इनकी रक्षा करमचंद ने की और फिर इनका राज्य अभिषेक हुआ 24 मई 1509 को। इनको उपाधि दी गई है, इनको उपाधि प्रदान की गई है। एक उपाधि है हिंदूपद और एक उपाधि है सैनिक भग्नावशेष। ध्यान रखना, महाराणा सांगा को दो उपाधियां प्रदान की गई हैं, एक तो हिंदूपद की और एक सैनिक भग्नावशेष की उपाधि प्रदान की गई है। जो हिंदूपद की उपाधि है ये क्यों दी गई है? क्योंकि ये 16वीं शताब्दी का महान शासक था। ये 16वीं शताब्दी का महान शासक था। और सैनिक भग्नावशेष की उपाधि ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दी गई है। ये किसके द्वारा दी गई है? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। क्यों दी गई है? क्योंकि इनके शरीर पर 80 घाव थे। ध्यान रखना, सैनिक भग्नावशेष की संज्ञा किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड पर। और इनके शरीर पर कितने घाव थे? 80 घाव थे। तो 80 घाव किस प्रकार हुए, सांगा ने कितने कितने युद्ध लड़े, इस विषय के ऊपर अपन जानकारी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।